हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द वैदिक गुरुज। वैदिक गुरुज में हम आपको एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक क्लास 11th की हमने शुरू की हुई है। पहला चैप्टर सेट्स हमने आपको करवाना शुरू किया हुआ है और हम उसके आपको 1 से 28 तक क्वेश्चंस के वीडियोस और प्रॉपर सॉल्यूशंस बहुत ही सिंप्लीफाइड और इजी लैंग्वेज में ऑलरेडी दे चुके हैं, जिसका लिंक ऊपर आई का बटन दबा के मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। किसी बच्चे का मिस हो गया तो वहां से देख सकते हैं। अब हम शुरू करेंगे क्वेश्चन नंबर 29 ऑनवर्ड्स, सेट्स, पहला चैप्टर क्लास 11th एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक का। और ये क्वेश्चन जो हैं अब सारे के सारे एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस हैं, जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी में लाइक जेईई मेंस और आईआईटी की तैयारी में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारा चैनल द वैदिक गुरुज आपको सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। तो आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 29। सेट्स चैप्टर का एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का एमसीक्यू बेस्ड है। लिखा है सपोज A1 A2 A3 अप टू A30 आर 30 सेट्स। हमें 30 सेट्स गिवन है जिनकी नोटेशन A1 A2 A3 A30 है और ये कह रहा है ईच हैविंग 5 एलिमेंट्स, यानी हर सेट में 5 एलिमेंट हैं। पहली लाइन कंफर्म हुई कि 30 सेट है और एक सेट में 5 एलिमेंट है। ईच हैविंग यानी हर सेट में 5 एलिमेंट है। आगे लिखता है एंड B1 B2 B3 Bn आर n सेट्स। दूसरी नोटेशन B1 B2 B3 की है, ये भी सेट्स की नोटेशन है। इनका नंबर हमें नहीं पता कितने हैं, जैसे ऊपर तो दे रखा था 30 थे, इनका नंबर n लिख दिया है, लेकिन इनके एलिमेंट्स पता है ईच हैविंग 3 एलिमेंट्स, यानी हर सेट में 3 एलिमेंट हैं आपके पास। आगे कह रहा है लेट यूनियन i इक्वल टू 1 to 30 ai, यानी इन 30 सेट्स का यूनियन अगर मैं लूं तो इंप्लाइज दैट इन सभी n सेट्स का यूनियन j इक्वल टू 1 to n bj, इसको i से डिनोट कर दिया, इसको j से डिनोट कर दिया, एंड दैट यूनियन इज इक्वल टू s, क्योंकि यूनियन भी तो एक सेट ही बनेगा, उसको s से डिनोट कर दिया। अब s जो सेट आया है उसमें कुछ कंडीशन लगी हुई है। लिखा है ईच एलिमेंट ऑफ s बिलोंग्स टू एग्जैक्टली 10 ऑफ ai's, यानी हर एक एलिमेंट जो है सेट s का वो कम से कम जो 30 सेट थे हमारे पास, इनमें से 10 में रिपीट हो रहा है, जरूर मिलेगा, मतलब वो रिपीटेशन होगी उसकी। एंड एग्जैक्टली 9 ऑफ द बीजेस, यानी जितने भी ये n सेट थे B1 B2 B3, इनमें से 9 जो एलिमेंट्स हैं उनके 9 सेट्स के अंदर भी वो एलिमेंट मिलेंगे आप। तो हमें बताना है वो n की वैल्यू कितनी है, मतलब ये जो B1 B2 B3 n लिखा है, ये n जो है ये कितने सेट हैं हमारे पास, ये पता लगाना है। तो देखिए सबसे पहले लिखते हैं गिवन क्या क्या है। जो फर्स्ट हमें कंडीशन गिवन है कि A1 A2 A3 so on so forth up to A30, ये 30 सेट्स हैं, 30 सेट्स each having 5 एलिमेंट्स, 5 एलिमेंट हैं एक सेट में। तो सबसे पहले देखिए मैं लिख लेता हूं यहां पर कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए। अगर मैं ये मान लूं कि रेपिटेशन नहीं है, क्योंकि सेट है तो सेट में रिपीट तो कर नहीं सकते एलिमेंट्स को, तो 30 सेट्स हैं, एक सेट में 5 एलिमेंट हैं, तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो गए मेरे पास 150। यहां मेंशन कर सकते हैं चेक करने के लिए कि रेपिटेशन इज नॉट डन, रेपिटेशन इज नॉट डन, क्योंकि इन 150 में ये सारे के सारे जो 150 एलिमेंट हैं ये यूनिक हैं। इस क्वेश्चन के ये एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन है, तो 4 ऑप्शन हमें गिवन है, एन की वैल्यूज हमें पता है 15, 3, 45 या 35, इनमें से कोई एक होने वाली है, तो वो चेक करेंगे कौन सी निकल के आती है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमने लिख लिए, 30 सेट्स के टोटल 150 हैं और एक सेट में वो कह रहा है जो सेट एस बन रहा है उसमें 10 एलिमेंट ऐसे हैं बिलोंग्स टू 10 ऑफ ai's, इन्हीं में से कोई ना कोई रिपीट हो रहे हैं, मतलब 10 एलिमेंट्स आर रिपीटेड, 10 एलिमेंट रिपीटेड हो गए, क्योंकि जब वापिस ai में आ गए तो वो रिपीट हो गए। तो हमें क्या करना है, हमें सिर्फ यूनिक एलिमेंट लिखने हैं, तो 150 डिवाइड बाय 10 कर देता हूं तो मेरे पास 15 आ गया नंबर। सिमिलरली यही सेम प्रोसीजर मैं इन B1 B2 B3 Bn जो एलिमेंट्स थे इनके साथ करूंगा, यानी B1 B2 B3 और ये अप टू Bn, हमें पता नहीं कितने हैं ये, आर n सेट्स, इस n की वैल्यू निकालनी है, हैविंग 3 एलिमेंट्स ईच।
तो अगेन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स जिनमें रेपिटेशन नहीं है, अभी फिलहाल बात वही कर रहे हैं कि पहले केस में लिखते रेपिटेशन नहीं है, तो n मल्टीप्लाई 3 सिंपल सा आ गया 3n। लेकिन इसमें भी स्टेटमेंट में लिखा है कि एग्जैक्टली 9 ऑफ द बीजेस की एस जो ईच एलिमेंट था एस का वो 9 इसके अंदर से कोई भी बी जो b1 b2 b3 bn है कोई भी 9 के अंदर रिपीट कर रहे हैं, तो रेपिटेशन वाले हटा देंगे हम। तो यहां लिख देते हैं 9 एलिमेंट्स आर रिपीटेड। सेम प्रोसीजर जो ऊपर किया था, ये जो लिखा था वही दोबारा लिखना। तो अब 3n को आप क्या करेंगे 9 से डिवाइड कर देंगे तो ये n/3 आ गया। यानी यूनिक एलिमेंट्स जो हुए मेरे पास वो तो एक तो 15 हुए और एक n/3 हुए। तो मुझे क्या करना है, दोनों को इक्वेट करना है। नंबर सेम है, n/3 = 15 अपॉन 1, क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे आपको n की वैल्यू मिल रही है यहाँ से 15 × 3 45। मुझे चेक करना है 45 कौन से ऑप्शन में है, तो इट इज मेंशन्ड इन ऑप्शन सी। तो क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर आ गया, राइट आंसर ऑप्शन सी। देखिए 30th क्वेश्चन कर रहे हैं। टू फाइनाइट सेट्स, दो फाइनाइट सेट हैं जिनके अंदर m और n एलिमेंट्स गिवन है, हैविंग m एंड n एलिमेंट्स, मतलब m और n जो है वो फाइनाइट नंबर है। हमें क्या करना है, नंबर ऑफ सबसेट्स की कंडीशन दी हुई है कि नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ द फर्स्ट सेट इज 112 मोर देन दैट ऑफ द सेकंड सेट। ये नहीं बताया फर्स्ट कौन सा है सेकंड कौन सा है, ये बता दिया कि पहले सेट के जो सबसेट हैं वो दूसरे सेट के सबसेट से 112 ज्यादा है। मतलब क्या हुआ, मतलब हुआ कि उन दोनों सबसेट के जो भी सबसेट बनेंगे उन सबसेट का डिफरेंस हमें एक तरह से 112 दे रखा है। अब क्या करना है, द वैल्यूज ऑफ m एंड n आर रिस्पेक्टिवली पूछा है कि वो m और n बता दो क्या होने वाले हैं। ये चार ऑप्शन गिवन है A B C और D, कोई एक आंसर होगा। तो नंबर ऑफ सबसेट्स दिया हुआ है तो लेट कर लेते हैं, लेट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट A, मैं फर्स्ट सेट को A मान लेता हूं, इज इक्वल टू m। तो नंबर ऑफ सबसेट्स कितने हो गए, किसी भी सेट का सबसेट लिखने का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, 2n, 2 नंबर ऑफ एलिमेंट, नंबर ऑफ सबसेट्स। ऑफ भी मेंशन कर देते हैं यहां पर, ऑफ सेट A कितने पॉसिबल है, 2, जितनी उसकी पावर है, जितने उसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट है वो पावर में लगा देते हैं हम, तो ये बन गया 2n। ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन आ गई मान लो। अब वो कह रहा है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B मान लेते हैं हम, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट B, कि सेट B में कितने एलिमेंट हैं n, और तो सबसेट कितने बनेंगे इसके सबसेट बन जाएंगे नंबर ऑफ सबसेट्स इन सबसेट्स ऑफ सेट B, वो बन जाएंगे 2n। ये सेकंड आ गई। हमें स्टेटमेंट में गिवन है फर्स्ट और सेकंड का जो डिफरेंस है वो 112 है। हमें नहीं पता m ग्रेटर है n ग्रेटर है, कुछ भी हो सकता है, तो मैं जनरली सिंपल लिख लेता हूं कि 2m माइनस 2n, यानी A के सबसेट माइनस B के सबसेट, डिफरेंस आ गया 112। इसको मुझे अब सिंप्लीफाई कर लेना। तो देखिए अगर मैं इन दोनों में से 2n कॉमन ले लूं, क्योंकि मैंने m को पहले लिखा है 2n में से 2n माइनस कर रहा हूं मैं, 112 है, तो ये तो ऑब्वियस होगा कि n छोटा है m बड़ा है, तो जो पावर कम होती है वो कॉमन ले सकते हैं। तो यहां क्या पावर बचेगी, यहां बच जाएगी m माइनस n और माइनस यहां से 1 इज इक्वल टू 112। अब इसको सिंप्लीफाई करना, आपको n और n की वैल्यू निकालनी है यहां से। हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगे, पर कॉम्प्लिकेटेड है नहीं, बहुत आसान तरीके से करेंगे। ये 112 देखिए, मैं अगर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन लिखूं, प्राइम फैक्टराइजेशन सब बच्चों को आता है निकालना, तो यहां से क्या आ जाएगा 56, फिर ये क्या आ जाएगा 28, फिर आ जाएगा 14, और फिर 2 से करूंगा तो 7, और 7 तो 1 टाइम ही आएगा। ठीक है, तो मेरे पास 1 2 3 4, 2 तो 4 आ रहा है, और 7 1 टाइम है, इंटू 7 इज इक्वल टू 112 आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ये 2n लिखा है, इस फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। 2n होना चाहिए और साथ में एक नंबर 2m माइनस n माइनस 1 जो भी आएगा, दो टर्म्स का प्रोडक्ट है। तो यहां पर तो 2 की पावर है, बेस 2 है, तो मैंने लिख दिया यहाँ 2 और इंटू में जो ये ब्रैकेट है यहां लिख दिया इंटू में 7। तो अब देखिए अगर कंपेयर करूं मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड को, तो क्लियर हो रहा है कि 2n और 2 से n की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, अब बची दूसरी टर्म को भी सेम तरीके से कंपेयर कर लो आप, क्या होगा
2 रेज टू पावर m माइनस n माइनस 1 इज इक्वल टू 7 होना चाहिए फिर। तो 2 रेज टू पावर m माइनस n इज इक्वल टू माइनस 1 उधर जाके प्लस 1 हो जाएगा, 7 प्लस 1 यानी क्या बन गया 8। अब लेफ्ट साइड में क्या है 2 रेज टू पावर, और देखिए लकीली यहां पर 8 आ गया तो मैं इसको भी 2 रेज टू पावर 3 लिख सकता हूं। तो बेस सेम है, पावर फिर से इक्वेट कर सकते हो, यानी m माइनस n की वैल्यू कितनी आ गई 3। तो n 4 पता है, m माइनस n 3 आ गया, माइनस n उधर ले जाओ, n प्लस 3 बन गया, और n की वैल्यू 4 है तो 4 प्लस 3 यानी 7। तो इसका मतलब देखिए हमने m को ग्रेटर माना था यहां पर, तो m की जो वैल्यू आ गई वो 7 आ गई, और n की वैल्यू जो है वो 4 आ गई। तो कौन सा ऑप्शन राइट आंसर बनेगा, ऑप्शन बी, क्योंकि पहला ये फर्स्ट सेट माना था, ये सेकंड, ये 112, इसके सबसेट ज्यादा थे, तो m 7 और n 4, राइट आंसर हो गया ऑप्शन बी। देखिए क्वेश्चन नंबर 31 कर रहे हैं। एक सेट गिवन है ये हमें, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, सारे का कॉम्प्लीमेंट, यूनियन b इंटरसेक्शन c। हमसे ये पूछा है ये किसके इक्वल है, इन चारों में से 4 ऑप्शन दे रखे हैं हमें, ये बताना है किसके इक्वल है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास जो दिया हुआ है a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट, सबसे पहले ये कॉम्प्लीमेंट वाली जो ब्रैकेट है, यहाँ पर जो कॉम्प्लीमेंट का साइन लगा हुआ है, इसको सॉल्व करते हैं। और इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या यूज करेंगे, डिमॉर्गन्स लॉ। डिमॉर्गन्स लॉ जो है आपने पढ़ा हुआ है, क्या होता है मैं लिख देता हूं एक बार फिर से, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट जो होता है दैट इज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b कॉम्प्लीमेंट होता है। ठीक है, ये डिमॉर्गन्स लॉ जो है हम यहां यूज करेंगे सिर्फ इस फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर, ध्यान से देखना, इस फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर यूज कर रहा हूं। a कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन का बन जाएगा यूनियन, और जो दूसरा सेट है b कॉम्प्लीमेंट, उसका भी कॉम्प्लीमेंट लग जाएगा। ठीक है, ये हो गया। और यहां पर अब यूनियन जो लिखा है सारे का वो है b इंटरसेक्शन c, वो एज इट इज सेम रहने दिया। इसको सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, a कॉम्प्लीमेंट यूनियन, आपको पता है कि जो कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट होता है, a कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट a होता है, तो b कॉम्प्लीमेंट का कॉम्प्लीमेंट b आ जाएगा। तो a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b, और यूनियन लेना है इसका हमने b इंटरसेक्शन c के साथ। अब ये पता लगाना है कि ये किसके इक्वल आएगा, तो ये बहुत आसान है। देखिए a कॉम्प्लीमेंट जो भी सेट होगा मैंने उसमें b को जोड़ देना है, और जब मैं इसके अंदर b जोड़ दूंगा तो यहां पर मुझे यूनियन फिर से b और c का इंटरसेक्शन लेना है, यानी b और c के कुछ एलिमेंट कॉमन होंगे, वही आएंगे इसके अंदर, और जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे, अंडरस्टूड है, b के अंदर भी और c के अंदर भी, उस कॉमन से तो ज्यादा ही एलिमेंट आएंगे। मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक्सप्लेनेशन के लिए मान लूं कि b के अंदर जो एलिमेंट हैं वो मेरे पास 3 हैं, 3 4 5, और सेट c के अंदर मैं मान लेता हूं मेरे पास है 3 एलिमेंट हैं, 4 5 6, तो b इंटरसेक्शन c क्या आएगा मेरे पास 4 5। तो ये क्लियर नजर आ रहा है कि सेट b के अंदर और सेट c के अंदर जो एलिमेंट होंगे वो इंटरसेक्शन से या तो ज्यादा होंगे या इक्वल तो होंगे ही होंगे, कंफर्म है, ग्रेटर देन और इक्वल टू दोनों कंडीशन वेरीफाइड है। और मैंने कंप्लीट सेट b को जोड़ दिया अगर इसके अंदर, तो ये तो इररिलेवेंट होगा, इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा कि यहां कुछ भी आए इंटरसेक्शन, जब मैंने पूरा का पूरा b जोड़ दिया उसके अंदर, तो यूनियन के अंदर तो मुझे इन दोनों का कॉमन लिखना है। यानी मान लो यहां पर कुछ भी हो इसकी वैल्यू, मैंने इसके अंदर ये पूरा सेट b 3 4 5 जोड़ दिया, और अब मुझे कह रहा है कि 3 4 5 जब मैंने इस सेट के अंदर जोड़ दिया तो इसके अंदर पूरी ब्रैकेट के अंदर 3 4 5 शामिल हो गया, प्लस a कॉम्प्लीमेंट के कुछ एलिमेंट भी आ गए, लेकिन वो यूनियन कह रहा मुझे उसके अंदर 4 5 और जोड़ दो, और जब आपको पता है जब मैं इसके अंदर ये जोड़ूंगा तो ये तो ऑलरेडी इसके अंदर है, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता इससे, तो ये a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b के ही इक्वल आ जाएगा। इन एवरी केस इट इज ऑलवेज इक्वल टू a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b। अब मुझे अपने ऑप्शन में चेक करना है कि जो ये a कॉम्प्लीमेंट यूनियन b है ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है, तो क्लियर है b ऑप्शन में दे रखा है, तो दिस इज इक्वल टू ऑप्शन b। लेट्स कम ऑन टू क्वेश्चन नंबर 32 नाउ। व्हाट इज गिवन टू अस, f1 बी द सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स, यानी ये सेट है कोई f1 उसके अंदर सिर्फ पैरेललोग्राम है। f2 बी द सेट ऑफ रेक्टेंगल्स, f2 में सिर्फ रेक्टेंगल्स हैं। f3 बी द सेट ऑफ रोम्बस, उसमें सिर्फ रोम्बसेस हैं। f4 बी द सेट ऑफ स्क्वायर्स, एंड f5 बी द सेट ऑफ ट्रेपीजियम्स, यानी 5 अलग अलग सेट हैं जिसमें 5 अलग अलग ज्योमेट्रिकल फिगर हैं। हमें बताना है f1 किसके इक्वल होगा। अब f1 जो है वो किस चीज का सेट है भाई, f1 जो है दैट इज द सेट ऑफ पैरेललोग्राम्स। हमें पैरेललोग्राम्स का एक सेट दिया हुआ है,
पैरेललोग्राम्स का सेट हो गया F1। अब हमें पता है कि जो रेक्टेंगल्स होती हैं, रेक्टेंगल्स दे आर आल्सो पैरेललोग्राम, रेक्टेंगल पैरेललोग्राम भी होती है, यानी F2 भी है, F1 के अंदर आ गया। उसके बाद हमें पता है जो नेक्स्ट सेट है मेरा रोम्बस, रोम्बस भी एक पैरेललोग्राम होती है, क्योंकि पैरेललोग्राम की जो कंडीशन है क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल एंड इक्वल। वो रेक्टेंगल भी सेटिस्फाई करता है, रोम्बस भी सेटिस्फाई करता है, यानी वो था F3, तो F3 भी F1 के अंदर आ गया। उसके बाद मेरे पास दिया हुआ सेट F4, वो क्या है, वो है स्क्वायर्स का सेट, स्क्वायर्स, यानी स्क्वायर्स भी क्या है, पैरेललोग्राम है, क्योंकि वो भी कंडीशन सेटिस्फाई करते हैं, ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड पैरेलल। तो F4 भी कहां पहुंच गया, F1 के अंदर। बचा क्या, F5, और वो क्या है, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम इज नॉट ए पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम पैरेललोग्राम नहीं होता, यानी ट्रेपीजियम को छोड़ के बाकी सारे F1 के अंदर आ जाएंगे। जब बाकी सारे F1 के अंदर आ जाएंगे तो F1 किसके इक्वल हो जाएगा, पैरेललोग्राम आ जाएंगे उसके अंदर, वो तो है ही F1, और यूनियन रेक्टेंगल आ जाएंगी, यानी F2 यूनियन रोम्बस आ जाएंगी, F3 यूनियन स्क्वायर आ जाएंगे, यानी F4। तो F1 किसके इक्वल आ गया, F1 यूनियन F2 यूनियन F3 यूनियन F4। और ऑप्शन में चेक करें तो A B C D ऑप्शन नजर आ रहा है, F1 यूनियन F2 यूनियन F3 यूनियन F4। ऑर्डर कोई भी लिख सकते हैं, यूनियन आना चाहिए चारों सेट्स का, और वो हमारा आ गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 33 कर रहे हैं, लिखा है कैपिटल S बी द सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द स्क्वायर, मतलब जो इतने भी पॉइंट जो है वो स्क्वायर के अंदर हैं वो S से रिप्रेजेंट किए गए। T बी द सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर जो पॉइंट हैं वो T से रिप्रेजेंट किए गए। एंड C बी द सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड द सर्कल। हमें बताना है इफ द ट्रायंगल, और ये कंडीशन है एक और साथ में, कि इफ द ट्रायंगल एंड सर्कल इंटरसेक्ट्स ईच अदर एंड आर कंटेन्ड इन द स्क्वायर, कि सर्कल और ट्रायंगल एक दूसरे को कट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, कुछ पोर्शन कॉमन है मतलब, और स्क्वायर एस के अंदर है। तो पहले इस स्टेटमेंट के अंदर जो कंडीशंस हैं उनको मैं एक वेन डायग्राम की हेल्प से अगर रिप्रेजेंट कर लूं तो काफी आसान हो जाएगा क्वेश्चन। देखिए मैंने वेन डायग्राम डोनेट किया, ड्रॉ किया एक, यहां पर जो स्क्वायर है मैंने इसको सेट एस से लिख दिया, कि इसका मतलब क्या है, ऑल पॉइंट्स दैट लाइज इनसाइड द स्क्वायर। तो नेचुरल सी बात है, स्क्वायर के अंदर बहुत सारे पॉइंट्स हैं, ये पॉइंट जो सर्कल के अंदर हैं उनको मैंने रिप्रेजेंट करना है अल्फाबेट C के साथ, और जो ट्रायंगल के अंदर हैं उनको रिप्रेजेंट करना है अल्फाबेट T के साथ। ये भी मेंशन है सर्कल C और T इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मतलब जो सर्कल के अंदर पॉइंट हैं और जो ट्रायंगल के अंदर पॉइंट हैं उनमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो इस पोर्शन में लाई कर रहे हैं, यानी कॉमन है सर्कल और ट्रायंगल में। और ये भी मेंशन है कि सर्कल और ट्रायंगल दे आर कंटेन्ड इन द स्क्वायर, ये दोनों कंप्लीट स्क्वायर के अंदर लाई करते हैं, स्क्वायर से बाहर नहीं जा सकते। तो इसका मतलब क्या हुआ, सर्कल के अंदर जो पॉइंट है वो भी स्क्वायर के पार्ट हैं, ट्रायंगल के अंदर जो पॉइंट है वो भी स्क्वायर के पॉइंट हैं, और जो पॉइंट्स सर्कल और ट्रायंगल में कॉमन हैं वो भी स्क्वायर के पॉइंट हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्क्वायर के पॉइंट्स यूनियन ट्रायंगल के पॉइंट्स यूनियन सर्कल के पॉइंट्स, इन तीनों पॉइंट्स को अगर कंबाइन कर दें तो कंप्लीट मिलके क्या बन जाएंगे, स्क्वायर के पॉइंट्स इज इक्वल टू S। तो यही पता लगाना था, और वेन डायग्राम से देख के हमने बहुत आसानी से पता लगा लिया इस क्वेश्चन को कि कंडीशन नंबर 3 जो है वो एग्जैक्टली सेटिस्फाई कर रही है जो वेन डायग्राम में और जो स्टेटमेंट में कंडीशंस दी हुई हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हमारे पास ऑप्शन C बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देख रहे, देखिए लेट R बी द सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड, ये जो वर्ड लिखा है इनसाइड R रेक्टेंगल, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, इसका ध्यान रखना है। लेट R बी द सेट ऑफ पॉइंट्स इनसाइड ए रेक्टेंगल ऑफ साइड्स A एंड B, A B greater than 1 दिया हुआ है, विद टू साइड्स अलोंग द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस एंड y एक्सिस। एक रेक्टेंगल है इस तरह से बनी हुई है, मैंने फिगर ड्रॉ कर ली है, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस, यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में रेक्टेंगल बनानी है आपको। मैंने लेंथ इसकी a अज्यूम कर ली, ब्रेड्थ b अज्यूम कर ली, और साइड्स को लिख दिया, जो वर्टिसेस हैं O A B C, ये एक रेक्टेंगल बन गई। ऑपोजिट साइड दोनों A हैं, ये ऑपोजिट साइड दोनों B है। हमें बताना है R बी द सेट ऑफ पॉइंट्स, ये पॉइंट्स लगने हैं। ध्यान रखना है वर्ड स्टेटमेंट में लिखा है इनसाइड, तो मतलब हमें सिर्फ वही पॉइंट इंक्लूड करने हैं जो इस रेक्टेंगल के अंदर लाई कर रहे हैं, कोई भी ऐसा पॉइंट इंक्लूड नहीं करना
जो रेक्टेंगल के बाहर हो या रेक्टेंगल की साइड्स, जो साइड्स हैं इनके ऊपर भी टच कर रहा हो, तो वो पॉइंट भी इंक्लूड नहीं होंगे, क्योंकि स्टेटमेंट में वर्ड इनसाइड मेंशन कर दिया गया। तो अगर हम ऑप्शंस देखें, चेक करें, तो पहला ऑप्शन में रिलेशन जो सेट आर दिया हुआ है उसमें क्या है कि एक्स वाई सेट लेना है। एक्स वाई जो है वो पॉइंट्स को डिनोट करते हैं, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई, कि एक्स जो है लेस देन और इक्वल टू ए आ गया। इक्वल टू ए का मतलब क्या है कि पॉइंट एक्स जो है वो ए के जो ऊपर जो साइड है इक्वल टू ए, यहां से चलूंगा मैं तो इक्वल टू ए पहुंच जाऊंगा, तो मतलब मुझे इस लाइन के ऊपर पॉइंट लेना पड़ेगा। और स्टेटमेंट मेंशन है कि लाइन के ऊपर, साइड्स के ऊपर कोई पॉइंट इंक्लूड नहीं करना। ऐसे ही बी भी लिखा है, यहां से चलूंगा अगर मैं बी तक तो यहां पहुंच जाऊंगा, तो ये वाला पॉइंट बनेगा इक्वल टू बी पे, ये भी इंक्लूड नहीं करना। तो मतलब क्या हुआ, ये क्लैरिटी हो गई कि जिन सेट्स के अंदर ये नोटेशन लेस देन इक्वल टू या इक्वल टू साइन इंक्लूड है वो नहीं लेने। तो इसमें x लेस देन इक्वल टू है, y लेस देन इक्वल टू b है, ये दोनों नहीं आएंगे। यहां पर x लेस देन a हो सकता है, y लेस देन इक्वल टू b है, ये भी रिजेक्ट हो गया। यहां पर x लेस देन इक्वल टू a है, ये भी रिजेक्ट हो गया। डी ऑप्शन बचा, इसमें लेस देन a है, इसमें लेस देन b है, मतलब a से कम रहेगा x की वैल्यू और b से कम रहेगी y की वैल्यू, मतलब एग्जैक्टली इनसाइड आएंगे पॉइंट सारे के सारे। तो राइट आंसर बनेगा सेट R, यानी कि डी ऑप्शन, R is equal to xy such that x lies between 0 and a and y lies between 0 and b, यानी इनसाइड द रेक्टेंगल यही पॉइंट्स लाई करेंगे और कंडीशन R उसको सेटिस्फाई करेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 35 डिस्कस कर रहे हैं। इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स 25 प्ले क्रिकेट एंड 20 प्ले टेनिस, यानी 60 बच्चे हैं, 25 क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 20 जो हैं वो टेनिस खेलते हैं, और 10 स्टूडेंट ऐसे हैं जो दोनों गेम खेलते हैं, मतलब क्रिकेट भी खेलते हैं और टेनिस भी खेलते हैं। हमें वो बताने हैं नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नाइदर, यानी दोनों में से कोई भी गेम नहीं खेलते। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, 0, 25, 35, 45, कोई एक आंसर आ जाएगा। तो वेन डायग्राम की हेल्प से करेंगे, ज्यादा आसान होगा क्वेश्चन और जल्दी हो जाएगा। मान लेते हैं मैं ये जो रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेता हूं, वेन डायग्राम में रेक्टेंगल ड्रॉ करते हैं, ये रिप्रेजेंट करेगा टोटल स्टूडेंट्स इन द क्लास, यानी कि ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। कितने हैं इसके अंदर एलिमेंट्स, यानी कि 60 स्टूडेंट्स हैं इसके अंदर यूनिवर्सल सेट के अंदर, ठीक है। अब वो स्टूडेंट्स जो क्रिकेट खेलते हैं उसको मैं इस सर्कल से डिनोट कर लेता हूं, क्रिकेट वाले, ठीक है। ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं या सी से कर लेते हैं, सी फॉर क्रिकेट, आसान रहेगा। इसके अंदर जो है मेरे पास वो 25 स्टूडेंट है, और टेनिस खेलने वाले बच्चे 20 हैं, तो मैं एक और सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं, यहाँ टी से रिप्रेजेंट कर देते हैं, ये 20 है। और कुछ बच्चे ऐसे हैं जो दोनों गेम पसंद करते हैं, यानी ये कॉमन पोर्शन जो है ये मेरे पास 10 स्टूडेंट्स का है, ठीक है। तो 3 पोर्शन बन गए इसके। मुझे ये बताना है कितने बच्चे ऐसे हैं जो कोई भी गेम खेलता पसंद नहीं करते, यानी ये जो बाहर वाला पोर्शन बच गया रेड डॉट वाला, ये मुझे बताना है कि ये कितने बच्चे हैं जो कोई भी गेम नहीं खेलते, ठीक है। तो मैं इसके नाम लिखता हूं, यहां पर मान लो ये ए लिख दिया मैंने, ये बी लिख दिया, ये सी लिख दिया, ठीक है। तो हमें गिवन था कितने स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं, यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले क्रिकेट, वो हो जाएंगे मेरे पास a प्लस बी, क्योंकि दोनों पोर्शन हो रहे हैं। तो a प्लस बी मेरे को गिवन है 25, जिसमें b की वैल्यू 10 है, तो a कितना आ गया, यहां पर 10 रखूंगा, उधर जाके माइनस हो जाएगा, मतलब 15, तो a 15 हो गया, b 10 हो गया। और टेनिस कितने बच्चे खेलते हैं, टेनिस यानी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले टेनिस दैट इज इक्वल टू, वो वेन डायग्राम में मेरा इसके b प्लस सी के इक्वल है। b की वैल्यू 10 है और ये 20 था यहां पर, तो c मुझे पता लगाना, बहुत आसानी से आ जाएगा, ये 10 उधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी c की वैल्यू 10 आ गई। तो मुझे अब इस a b और c, यानी इस पोर्शन a b और c की तीनों वैल्यू पता है। मुझे बताना है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु प्ले नाइदर, मतलब कोई भी गेम नहीं खेलते जो बच्चे, तो कोई भी गेम खेलते नहीं है वो कौन से होंगे, यानी इस टोटल यूनिवर्सल सेट में से मैं, यानी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन यूनिवर्सल सेट में से मैं a प्लस बी प्लस सी, जो ये वाला पोर्शन है, तीनों माइनस कर देता हूं, तो ब्रैकेट में a प्लस बी प्लस सी। और नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट यानी पूरी क्लास में कितने बच्चे थे, 60, माइनस a प्लस बी प्लस सी की वैल्यूज पुट कर दो। यहां पर a की वैल्यू आई थी 15, प्लस b की वैल्यू आई थी 10, और c की वैल्यू भी कितनी आई थी 10, तो हो गया 60 माइनस 15 प्लस 10 25 प्लस 10 35, तो 60 में से आप 35 जब माइनस करेंगे
तो 25 बच जाएगा, यानी 25 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कोई भी गेम नहीं खेलते, मतलब बी ऑप्शन मेरा राइट आंसर बनेगा। देखिए 36 क्वेश्चन जो है वो एग्जैक्टली सेम है, 35 की तरह सेम स्टेटमेंट है, बस नंबर्स चेंज हो गए हैं। मतलब पहले क्लास दे रखी थी, अब एक टाउन दे रखा है, नंबर ऑफ पर्सन टाउन के अंदर 840 हैं, उसमें से 450% जो है वो हिंदी लैंग्वेज पढ़ते हैं, 300 इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ते हैं और 200 दोनों लैंग्वेज पढ़ते हैं। हमें बताना है कितने लोग ऐसे हैं, नंबर ऑफ पर्सन हु रीड नीदर, जो कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ते। चार ऑप्शन हमें गिवन है, 210, 290, 180 और 260। तो वेन डायग्राम भी वही सेम बनेगा जो 35 क्वेश्चन में बना था। रेक्टेंगल जो है वो बाहर वाली यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करेगी, इसके अंदर में टोटल एलिमेंट्स जो है नंबर ऑफ पर्सन हो गए 840, और इस पोर्शन को अगर मैं मान लूं कि ये हिंदी को रिप्रेजेंट कर रहा है एच को, तो यहाँ पर है 450% जिनको हिंदी पढ़नी है, और इस सर्कल को मैं मान लेता हूँ ई से डिनोट कर लेता हूँ इंग्लिश, ये है 300, और ये पोर्शन जो बीच वाला बी डिनोट कर रहा है ये है 200, क्योंकि ये दोनों लैंग्वेज पढ़ सकते हैं। हमें बताना है ये जो बाहर वाला पोर्शन है रेड डॉट जिसमें लगी हुई है, ये कितने लोग हैं जो कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ते। तो सबसे पहला काम यही करेंगे कि टोटल नंबर ऑफ पर्संस हु रीड हिंदी वो देखेंगे कितने हैं। तो वो सर्कल इस पहले वाले सर्कल से रिप्रेजेंट हो रहे हैं और वो 450 हैं, और यहां पर अगर मैं देखूं तो मैं उसको a प्लस बी की फॉर्म में लिख सकता हूं। तो a प्लस बी 450 हो गया, और b की वैल्यू गिवन है स्टेटमेंट में 200, तो a प्लस 200 इज इक्वल टू 450, तो a इज इक्वल टू ये 200 उधर जाके माइनस हो जाएगा, a की वैल्यू 250 निकल आएगी। सिमिलरली अब मुझे लिखना है नंबर ऑफ पर्संस हु रीड इंग्लिश, वो मुझे दे रखी है 300, और मेरा सर्कल जो रिप्रेजेंट कर रहा है वो b प्लस सी रिप्रेजेंट कर रहा है, तो b प्लस सी 300, b की वैल्यू 200 दे रखी है, तो c निकल आएगा यहां से, ये 200 इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो c की वैल्यू 100 बच गई। हमें बताना है वो लोग जो कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ते, नंबर ऑफ पर्संस हु रीड्स नाइदर ऑफ द लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे हैं जो लोग, वो क्या होंगे, यूनिवर्सल सेट में से हम माइनस कर देंगे तीनों चीजें अपनी, कौन कौन सी, a प्लस बी प्लस सी, और यूनिवर्सल सेट में मेरे पास है 840, a की वैल्यू कितनी निकली है 250, प्लस b की वैल्यू कितनी निकली है 200, और c की वैल्यू आई थी 100। तो इनको प्लस कर देंगे, देखिए 840 माइनस 250 प्लस 200, 450 प्लस 100 550, यानी 550 मुझे माइनस करना है 840 में से, तो वो बच जाएगा मेरा 290, यानी 290% वो हैं जो दोनों में से कोई भी लैंग्वेज नहीं पढ़ रहे। और ऑप्शन में चेक करूंगा तो मेरा बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बनेगा। तो देखा बच्चों, आपने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 11th की पहला चैप्टर सेट्स, हम एमसीक्यू क्वेश्चंस कर रहे थे, जो थे क्वेश्चन नंबर 29 से लेके हमने आज आपके पास 36 तक सॉल्व किए हैं। क्वेश्चंस बहुत ही इजी थे, बहुत ही सिंपल थे, और बहुत ही आसान तरीके से हमने आपको समझाए हैं। इससे आसान और इससे सिंप्लीफाइड तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चंस नहीं करवा सकता है। हमारे साथ और अगले क्वेश्चंस जानने के लिए, समझने के लिए और अपनी प्रिपरेशंस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। बहुत जल्द फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।